Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. In the last class, we completed the major part of the geomorphology, that is the plate tectonic theory. And with the completion of plate tectonic theory, we completed the one section of geomorphology that is related to the endogenic process or endogenetic processes. Endogenetic processes, that was the formation of landforms because of the forces within the Earth's surface, like the deep laid forces. And as I have said earlier, that exogenic forces or processes were the modification of the landforms because of the forces outside the surface of the Earth, like the rivers, like the winds, like the glaciers. So all these things have its origin into the heat of the sun. मतलब कि सोलर एनर्जी से जो भी हीट आपको मिल रही है उसका रिप्रेजेंटेशन जो आपको मिल रहा है लैंडफॉर्म इवोल्यूशन में वो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के थ्रू मिल रहा है. तो हमने एंडोजेनिक प्रोसेसेस को कवर कर लिया है. आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को. और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो है अगले 3-4 क्लासेस में हम पूरा करके अपना एक मेजर सेक्शन ज्योग्राफी का जिसे हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं उसे हम पूरा कर लेंगे. तो एक्सोजेनिक प्रोसेस में सबसे पहला जो कंसेप्ट हमें देखना है वो है वेदरिंग एंड मास मूवमेंट. सी सारा एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, जो भी ये सब है जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन होता है लैंडफॉर्म्स में, वो स्टार्ट होता है वेदरिंग से ही. वेदरिंग एंड मास मूवमेंट से ही इन सब का बिगिनिंग है, राइट. तो सबसे पहले हम एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में एक लिटिल बिट जान ले कि क्या होता है एक्सोजेनिक प्रोसेस. सी एक्सोजेनिक प्रोसेस जो होता है इसका काम होता है जो एंडोजेनिक प्रोसेस ने एक लैंडफॉर्म को बनाया, एक डिफॉर्मिटीज अर्थ सरफेस में लाया, कुछ फॉर्मेशंस किया, इसको मॉडिफाई करना. मतलब कि हमारा जितना भी लैंडफॉर्म्स आप देख रहे हो अर्थ सरफेस के ऊपर, या फिर माउंटेन हो, प्लेट्यूज हो, प्लेन्स हो, दे ऑल आर द रिजल्ट ऑफ द इंटरप्ले बिटवीन एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस. Endogenetic have caused the initial upliftment. Exogenic forces has caused the gradation of those landforms. तो सो एक्सोजेनिक का काम होता है ग्रेडेशन. एक लाइन में, एक वर्ड में अगर समझे तो. अब ये ग्रेडेशन क्या होता है? ग्रेडेशन अब ये ग्रेडेशन क्या होता है? ग्रेडेशन जो होता है वो दो चीजों से बना है, डीग्रेडेशन और ए ग्रेडेशन. सो डीग्रेडेशन और ए ग्रेडेशन मिलके ग्रेडेशन बनता है. और ग्रेडेशन का मतलब होता है लेबलिंग. मतलब कहीं पे जो अर्थ सरफेस है वो काफी हाइट तक है, हाई स्लोप है, कहीं पे बिल्कुल लो स्लोप है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ग्रेडियंट का, स्लोप का, इसको कम करना इज ग्रेडेशन. मतलब जो हाई स्लोप लैंडफॉर्म्स है उसको जो है आप इरोड करके इसको छोटा करके रिडक्शन ऑफ स्लोप, और इसको वेदरिंग और इरोजन द्वारा, और जो ऑलरेडी जो लैंडफॉर्म्स जो है डिप्रेशन में है उसमें डिपोजिशन करके इसको एलिवेट करना. तो इसको रिडक्शन ऑफ स्लोप एंड एलिवेशन ऑफ स्लोप दोनों मिलके क्या हो जाता है? ग्रेडेशन कॉल्ड लेबलिंग ऑफ स्लोप. सो ग्रेडेशन इज having degradation and aggradation. Degradation is the reduction of slope or lowering of landforms with the process of weathering and erosion. What is aggradation? It refers to the increase in elevation of land, usually in river systems due to deposition of sediments. सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स की वजह से एग्रेडेशन हम करते हैं, और डिग्रेडेशन, एग्रेडेशन दोनों जो है मिलके ग्रेडेशन कहलाता है. तो दिस इज द एक्चुअल फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. तो एक्सोजेनिक प्रोसेस में जो फंडामेंटल कंसेप्ट होता है ये आप समझ गए. अब नेक्स्ट जो हमें देखना है वो मैकेनिज्म्स देखना है कि जो भी ग्रेडेशन होता है, लेबलिंग ऑफ लैंडफॉर्म्स होता है, उसके क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं. मतलब किन किन कारणों से होता है, कैसे होता है, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. तो बेसिकली वी हैव 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द ग्रेडेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स. एंड विच आर दोस 4 प्रोसेसेस?
द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द वेदरिंग प्रोसेस, द सेकेंड इज द मास मूवमेंट, थर्ड इज द इरोजन एंड द लास्ट इज द डिपोजिशन। मतलब कि वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन और डिपोजिशन, ये चारों प्रोसेस के थ्रू जो लैंडफॉर्म्स होता है उसका ग्रेडेशन होता है और लेबलिंग होता है। अब ये वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग बोलते हैं कोई भी रॉक्स का फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या केमिकल डिकम्पोजिशन एट इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन। मतलब कि अपने उसके ओरिजिनेटिंग प्लेस जो है वहीं पे किसी कारण से रॉक्स जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए या उसका केमिकल रिएक्शन के थ्रू केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाए, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स। तो इस तरह का कुछ भी हो जाए तो इसको हम वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग में किसी तरह का मास ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि आप जो है मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाते हो, इसके जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहीं पे इसका ग्रेडेशन होना है। दूसरा होता है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है कि मास मूवमेंट रॉक्स का डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स फ्रैगमेंट या सेडिमेंट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। यहां पे किसी तरह की एजेंट की जरूरत नहीं है, यानी रिवर्स अगर रॉक्स फ्रैगमेंट्स को उठा के ले जाती है, कैरी करके ले जाती है, ट्रांसपोर्ट करके ले जाती है, तो वी कैन नॉट कॉल इट mass movement. We can call mass movement only when there is the transportation of geomaterials under the influence of gravity. अब यहां पे सपोज मान लो रॉक्स पड़े हैं, अगर वो स्लोप की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये टंबल डाउन हो जाके यहां आ जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मास मूवमेंट। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज इरोजन, राइट। तो मास मूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, राइट। अब हमारा तीसरा होता है इरोजन। ये होता है एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इरोजन में क्या होता है कि कोई भी रॉक्स जो वेदर्ड हैं या मतलब लूजली फ्रेगमेंटेड हैं, तो ऐसे रॉक्स को कोई रिवर या कोई विंड या ग्लेशियर्स या सी वेव्स जो है एक जगह से कैरी करके दूसरे जगह ले जाकर डिपोजिट कर दी है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जियो मटेरियल्स होता है इसी को हम एक्चुअल में इरोजन बोलते हैं, राइट। और लास्ट होता है डिपोजिशन। अब ये इरोजन होने के बाद जो जियो मटेरियल है, जहां तक ये सब फोर्सेस अब कैपेबल नहीं रह जाती हैं इसको ट्रांसपोर्ट करने का, इसको कैरी करने का, तो वो जाके किसी जगह पर डिपोजिट कर देती हैं। और जहां पर डिपोजिट करती हैं उसको हम बोलते हैं डिपोजिशनल रीजन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो डिपोजिशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स विच आर इरोडेड। जो इरोड किए गए उनका एक्यूमुलेशन किसी एक जगह पे को हम डिपोजिशन बोलते हैं। सो दिस आर द फोर प्रोसेसेस, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन, विच टुगेदर फॉर्म्स द ग्रेडेशन, राइट। ग्रेडेशन जो है इन चारों चीजों से होता है। अब हम अगला बात करने जा रहे हैं वेदरिंग की, कि वेदरिंग क्या होता है, कैसे होता है, कितने तरह का वेदरिंग होता है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, कौन कौन से एजेंट्स होते हैं वेदरिंग के, ये सारी चीजें हमको डिटेल में यहां देखना है। अब वेदरिंग क्या होता है आपको सिंपली पता है कि वेदरिंग का मतलब होता है कि कोई रॉक है वो अपने ही जगह पे फिजिकली डिसइंटीग्रेट हो जाए या केमिकली डिकम्पोज हो जाए तो उसे हम वेदरिंग बोलेंगे। जैसे सपोज ये रॉक है, राइट, यहां पे हीट की वजह से, कंप्रेशन की वजह से, यहां पे किसी सपोज रेनफॉल की वजह से, किसी कारण से अगर ये रॉक टूट टूट के कड़ में यहीं पे हो, टूट जाए, यहां से जा नहीं रहा है, यहीं पे इसको होना चाहिए, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग एट द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन, राइट। तो वेदरिंग में फिजिकल डिसइंटीग्रेशन भी आता है, केमिकल डिकम्पोजिशन भी आता है। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि केमिकल कंपोजिशन में कोई हम चेंज नहीं कर रहे हैं, और केमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन उसमें हो जा रहा है जिसकी वजह से जो केमिकल फीचर है उस रॉक्स का वही चेंज हो जा रहा है, राइट। तो हियर इट इन्वॉल्व्स एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां एक आपका रिएक्शन होना चाहिए और यहां किसी तरह का रिएक्शन नहीं है, ये केवल फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक्स है, कीपिंग द केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट। तो ये जो होता है अपने जगह पे होना चाहिए, और इसमें हम मास ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे कि रिवर्स आती है रॉक्स को तोड़ के और कहीं लेके चली जाती है, तो दैट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स, दैट इज द इरोजन प्रोसेस। ये इरोजन का प्रोसेस होता है, रिवर्स द्वारा, विंड्स द्वारा या ग्लेशियर्स द्वारा। तो इरोजन और वेदरिंग में आपको फर्क पता होना चाहिए, राइट। अब इसमें एजेंट्स ऑफ वेदरिंग क्या क्या होते हैं, मतलब किन किन कारणों से वेदरिंग होता है।
इनको एजेंट्स ऑफ वेदरिंग बोलते हैं, राइट। तो एजेंट्स ऑफ वेदरिंग में, एजेंट्स ऑफ वेदरिंग मतलब विच ऑल आर प्रोमोटिंग द वेदरिंग, राइट, विच ऑल आर कॉजिंग द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है हीट। हीट की वजह से क्या होता है, कोई भी रॉक जो है थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है रॉक्स का। कोई भी रॉक्स को अगर आप टेम्परेचर उसको इंक्रीज करोगे, उसके ऊपर हीट अप्लाई करोगे, तो वो रॉक्स पहले थर्मल एक्सपेंशन होगा, फिर हीट कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स हो जाता है, खासकर उस तरह के रॉक्स जिसमें ज्वाइंट्स होते हैं। तो ज्वाइंट्स वाले रॉक्स जो होते हैं वो थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से क्रैक्स डेवलप कर लेते हैं, एंड दैट क्रैक्स फर्दर लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स। अब आपने रॉक्स में मैंने आपको पढ़ाया है कि कौन से रॉक्स के ज्वाइंट्स डेवलप्ड होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स इग्नियस रॉक्स के होते हैं। तो यही कारण है कि इग्नियस रॉक्स जो है वो हीट की वजह से सबसे ज्यादा वेदरिंग होता है, राइट, बिकॉज दे हैव स्मॉल ज्वाइंट्स दैट cracks develops cracks due to the expansion and contraction because of heat। दूसरा होता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है कि जब भी पानी ठंडे रीजन्स में क्या होता है कि पानी जो होता है, वाटर जो होता है, व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, इट इंटर्स इनटू द पोर्स ऑफ द रॉक्स। रॉक्स के पोर्स में इंटर कर जाता है लिक्विड, और पोर्स में यहां वाटर इंटर कर गया इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब ठंडी की वजह से रात में या विंटर में ये क्या होता है, आइस बन गया। तो आपको पता होगा कि आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, और इस कारण वॉल्यूम ज्यादा होता है वाटर से। कोई भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर को अगर आप फ्रीज करोगे तो वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर विल इंक्रीज, ठीक। आइस में वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है। आप कभी भी देखे होंगे फ्रिज में जो थर्मस का पानी रखते हो, भर के पानी रख के अगर फ्रीजर में डाल दोगे तो पूरा आपका जो बॉटल होगा ना वो हार्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है ना वो मतलब उसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ गई है, तो एक स्ट्रेन आ जाता है। तो सेम इस रॉक्स में भी होता है। अब जब ये आइस में कन्वर्ट होते हैं तो इनकी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है, और वॉल्यूम इंक्रीज करती है, बट रॉक्स में तो जो स्पेस होते हैं वो तो लिमिटेड ही है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रेशर क्रिएट करते हैं, राइट, प्रेशर क्रिएट करते हैं रॉक्स पे, और उस प्रेशर की वजह से रॉक्स जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो पोरस रॉक्स जो होते हैं जिनमें पोर्स डेवलप होते हैं वो खासकर फ्रॉस्ट की वजह से सबसे ज्यादा डिसइंटीग्रेशन उनका होता है। तीसरा होता है विंड। विंड कैसे डिसइंटीग्रेट करता है रॉक्स को या कैसे वेदरिंग करता है, तो मैकेनिकल इंपैक्ट की वजह से। विंड्स जो है चलता है तो साथ साथ छोटे छोटे कन्स भी लेके आता है, या फिर वो खुद जो है जब भी टकराता है रॉक से तो उसकी वजह से क्या होता है, मैकेनिकल इंपैक्ट होता है रॉक पे, और उसकी वजह से रॉक्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। उसी तरह से हमारा गैसेस होता है, गैसेस भी इन्वॉल्व होता है खासकर केमिकल डिकम्पोजिशन में। ये वेदरिंग कैसे करता है गैसेस, तो ये गैसेस जो है वो पर्टिकुलरली रिएक्ट करते हैं रॉक से। अब जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस जो है फेरस रॉक से रिएक्ट करके और क्या होता है, रस्टिंग ऑफ रॉक हो जाता है। और रस्टिंग क्या है, एक तरह का केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स होता है। तो गैसेस क्या करते हैं, ये जनरली केमिकल डिकम्पोजिशन कर देते हैं रॉक्स का। बेस्ट एग्जांपल आपका हो जाएगा रस्टिंग ऑफ द मेटालिक रॉक्स। इसमें ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्शन हो जाता है जो भी मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट होता है वाटर। वाटर जो है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन भी करता है और केमिकल डिकम्पोजिशन भी करता है। जैसे इंपैक्ट जब वाटर का पड़ता है रॉक्स पे तो वो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है रॉक्स का, और कई बार रॉक्स जो है किसी पर्टिकुलर कई बार वाटर जो है किसी पर्टिकुलर रॉक्स के साथ केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल रिएक्शन भी करते हैं, जिसकी वजह से वो केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो केमिकल वेदरिंग कहलाता है, केमिकल वेदरिंग हो जाता है। तो इसी तरह से वाटर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ वेदरिंग। एंड द नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फौना, मतलब कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये भी जो है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स में काफी इनकी भी भूमिका होती है, राइट। अब देखोगे जैसे पेड़ पौधों का रूट्स होता है, जो वैस्कुलर प्लांट्स है उनकी जो रूट्स होती है वो क्या करती है, उसके पूरे घने रूट्स होते हैं, अर्थ के अंदर जाते हैं, तो जो रॉक्स के बीचों बीच क्रैक्स में जाके और वो रॉक्स को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसी तरह से जो वैस्कुलर प्लांट्स के रूट्स होते हैं दे आर एजेंट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। उसी तरह से कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं सर्टेन एंजाइम्स, एंड दोज एंजाइम्स अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन विथ रॉक्स, and in that way the chemical decomposition of rocks occur। तो वैसे भी फ्लोरा एंड फौना जो है एक इंपॉर्टेंट एजेंट बन जाता है किसका, वेदरिंग का, राइट।
तो ये तो आप समझ गए कि कौन कौन से एजेंट्स हैं, मतलब विच ऑल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग, दीज एजेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट आपको जो बताने जा रहे हैं वो है आपका फैक्टर्स कंट्रोलिंग, मतलब किन किन कारणों से, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल करता है वेदरिंग, मतलब किन किन चीजों का मतलब प्रभाव पड़ता है वेदरिंग पे, वेदरिंग के जो प्रोसेस का जो पेस है उसको हाई या लो करता है, राइट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स, कंट्रोलिंग फैक्टर्स होगा वो होगा आपका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन जो रॉक्स का होता है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट कंट्रोल्स द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। ये क्या करता है एक्चुअली, ये लोग रेसिस्टेंस या वल्नरेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, मतलब कि जो स्ट्रक्चर होता है, सर्टेन स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स आर रेसिस्टेंट टू वेदरिंग व्हाइल अदर्स आर प्रोन टू वेदरिंग। तो कुछ प्रोन टू वेदरिंग होते हैं और कुछ रेसिस्टेंट टू वेदरिंग होते हैं। अब जैसे स्ट्रक्चर में आपका बेडिंग होता है, कुछ रॉक्स ऐसे ऐसे होते हैं और कुछ रॉक्स हॉरिजॉन्टल बेडिंग होता है। तो वर्टिकल बेडिंग और हॉरिजॉन्टल बेडिंग जो है ये रॉक्स का स्ट्रक्चर होता है। जो रॉक्स ऐसे वर्टिकल कॉलम्स में होंगे दे आर मोर प्रोन टू वेदरिंग, और जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेयर्स में होंगे दे आर लेस प्रोन टू वेदरिंग। तो ये जो बेडिंग पैटर्न है रॉक्स का ये डिटरमाइन करता है कि रॉक्स जल्दी वेदरिंग होगा रॉक्स का कि नहीं होगा। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर हो जाता है रॉक्स के वेदरिंग का। उसी तरह से कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स होता है, वो भी डिटरमाइन करता है कि रॉक जो होगा वो फिजिकल वेदरिंग होगा कि केमिकल वेदरिंग होगा। जैसे सपोज मान लो ग्रेनाइट रॉक्स हैं, तो इसकी जो कंपोजिशन है इसमें ज्यादातर फिजिकल वेदरिंग होता है, और वही अगर लाइमस्टोन रॉक्स होंगे तो उसका केमिकल वेदरिंग हो जाएगा। तो इसी तरह से रॉक्स की जो वेदरिंग होगी वो फिजिकल होगा कि केमिकल होगा, ये मेजरली कंपोजिशन पे डिटरमाइंड होता है, कंपोजिशन डिटरमाइन करता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंट्रोलिंग द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट इज द क्लाइमेट। अगर हम क्लाइमेटोलॉजिस्ट की माने तो क्लाइमेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ वेदरिंग। अब कैसे, तो जो ड्राई क्लाइमेट होता है, ड्राई क्लाइमेट जिसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है वो फिजिकल वेदरिंग को इंड्यूस करता है, लेकिन जो वेट क्लाइमेट होता है वो केमिकल वेदरिंग को इंड्यूस करता है। सी क्लाइमेट बहुत तरह से वेदरिंग इंड्यूस करता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली तो मैंने ये जो मैं बता रहा हूं कि ड्राई क्लाइमेट जो है फिजिकल वेदरिंग को इंड्यूस करता है और वेट क्लाइमेट जो है केमिकल वेदरिंग को इंड्यूस करता है, क्योंकि जहां मॉइस्ट क्लाइमेट होगा ना तो मॉइस्चर रिएक्शन होता है रॉक्स के साथ, जिसकी वजह से रॉक्स का डिकम्पोजिशन होता है। और ड्राई क्लाइमेट्स में क्या होता है कि रॉक्स की जो है ज्वाइंट्स जो होता है वो ड्राइनेस की वजह से क्रैक्स डेवलप होते हैं और उसकी वजह से फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट होता है रॉक्स के ऊपर। इनडायरेक्ट जो इसका इंपैक्ट होता है वो थ्रू वेजिटेशन होता है। किसी भी जगह का जो वेजिटेशन होता है, वहां का पेड़ पौधा, डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन, ये कैसे निर्भर करता है, किस चीज पे, ये डिपेंड करता है वहां के क्लाइमेट पे। तो कहीं का क्लाइमेट अगर डेंस वेजिटेशन को प्रमोट कर रहा है तो वहां का रॉक्स के वेदरिंग कम होगी, क्योंकि जब डेंस वेजिटेशन होता है ना तो रॉक को वेदरिंग से बचाता है, राइट। इट कंजर्व द रॉक्स, इट प्रिवेंट्स द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो वहां भी क्लाइमेट का इनडायरेक्ट रोल हो जाता है। क्लाइमेट जो है अगर डेंस वेजिटेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो वेदरिंग कम होगी। किसी जगह क्लाइमेट अगर वेजिटेशन वहां प्रमोट नहीं कर रहा है, वहां का क्लाइमेट इंड्यूस नहीं कर रहा है गुड वेजिटेशन, तो वहां वेदरिंग ज्यादा होगी। तो दैट इज द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन बोथ वे द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट। ओके, क्लाइमेट जो है, रेनफॉल, क्लाइमेट जो है आपको विंड, सबको इन्फ्लुएंस करता है। तो वो भी रेनफॉल और विंड जो है एक तो एजेंट्स ऑफ ही वेदरिंग होते हैं, पता ही है। तो इस तरीके से क्लाइमेट जो है, इन दैट वे आल्सो क्लाइमेट इज अ कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ वेदरिंग। फिर तीसरा होता है नेचर ऑफ स्लोप। स्लोप कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है कि वेदरिंग होगा। जैसे स्टीप स्लोप्स जो होता है वो मोर प्रोन टू वेदरिंग होता है, जेंटल स्लोप जो होता है लेस प्रोन टू वेदरिंग होता है। अब इसमें देखना है कि कैसे, क्यों और क्या कारण है कि स्लोप्स जो है ये करता है। अब ये स्लोप्स है, सपोज मान लो ये स्टीप स्लोप है, तो जो फर्स्ट थिन लेयर ऑफ रॉक जो वेदर होगा, अगर ये यहीं पे होता, अब मान लो ये दूसरा स्लोप हो गया, ये जो है जेंटल है, ये स्टिप है। अब दोनों में देखना डिफरेंस। अब यहां अगर सपोज मान लो रॉक्स वेदर होता है तो जो फर्स्ट थिन लेयर ऑफ वेदर्ड रॉक्स होगा
वो टम्बल डाउन हो जाएगा ड्यू टू स्टिफनेस, और टम्बल डाउन होने के बाद जो नीचे वाला रॉक्स का लेयर है वो भी एक्सपोज्ड हो जाएगा वेदरिंग का। तो धीरे धीरे हर लेयर जो है एक्सपोज्ड होता चला जाएगा वेदरिंग का, और धीरे धीरे सारे जो माउंटेन्स हैं वो बड़ा ही रैपिड तरीके से वेदर्ड हो जाएंगे। लेकिन अब यहां देख लो, यहां जो फर्स्ट लेयर जो है वेदर हुआ तो ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं लग रही है, इतना स्टीप स्लोप नहीं है, तो यहीं पड़े रहेंगे, और जब तक ये यहीं पड़े रहेंगे तो ये एक इंसुलेटिंग एजेंट का काम करेंगे नीचे वाले लेयर के लिए। अब नीचे वाला लेयर जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है हीट के, वाटर के, क्योंकि ऊपर एक डेंस वेदर्ड लेयर यहां पे पड़ा हुआ है, मटेरियल पड़ा हुआ है। तो जो नीचे वाला लेयर होगा इस वेदर्ड मटेरियल के नीचे, वो क्या होगा, बचा रहेगा इन्वायरमेंट से, तो इसकी वेदरिंग जो है बहुत धीरे धीरे होगी। लेकिन यहां क्या है कि जैसे ही वेदर्ड होके छोटा छोटा सेडिमेंट्स में बना, वो सब नीचे चला गया और नीचे वाले लेयर को, पीछे वाले लेयर को एक्सपोज कर दिया वेदरिंग के लिए। तो इसलिए हायर द स्टिफनेस ऑफ स्लोप, मोर इज द प्रोन टू वेदरिंग, एंड लेसर इज द स्टिफनेस ऑफ स्लोप, लेस प्रोन टू वेदरिंग, राइट। ये रेसिस्टेंट होता है वेदरिंग से। ये तो हो गया। दूसरा स्लोप कैसे डिटरमाइन करता है, सन फेसिंग। सन फेसिंग जो स्लोप होता है वो ज्यादा वेदर्ड होता है, वेदरिंग टू प्रोन टू वेदरिंग होता है इन कंपैरिजन टू सन अपोजिंग। अब देखो, सन फेसिंग और सन अपोजिंग स्लोप्स होते हैं। जैसे हमारे हिमालय में ले लो, जो सदर्न स्लोप्स हैं, जो इंडिया के साइड के स्लोप्स हैं, राइट, तो वो स्लोप्स जो होते हैं सन फेसिंग होते हैं, और जो चाइना साइड में है, जो नदर्न स्लोप्स हैं, वो कौन से होंगे, सन अपोजिंग। तो सदर्न स्लोप्स जो होते हैं, सन फेसिंग जो स्लोप्स होते हैं, उनके ऊपर सूर्य का हीट डायरेक्ट पड़ रहा है, हीट की वजह से बारिश भी हो रही है, तो दे आर मोर प्रोन टू वेदरिंग इन कंपैरिजन टू द सन अपोजिंग स्लोप। तो अपोजिट साइड का जो देखोगे, हिमालय के उस साइड, चाइना साइड में जो स्लोप्स हैं, वो ज्यादा वेदर्ड नहीं है, वो बहुत हार्ड है, रेसिस्टेंट टू वेदरिंग है। और जो इस साइड के हैं, सदर्न साइड के स्लोप्स हैं, चाहे ग्रेटर हिमालयस का ले लो, लेसर हिमालयस ले लो, शिवालिक्स का ले लो, इन तीनों ही रेंजेज में, सीरीज ऑफ रेंजेज का जो सदर्न स्लोप्स हैं वो मोर वेदर्ड होते हैं नदर्न स्लोप्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ये सन फेसिंग होते हैं, वो सन अपोजिंग होते हैं। तो सन फेसिंग स्लोप्स आर मोर प्रोन टू वेदरिंग इन कंपैरिजन टू सन अपोजिंग। उसी तरह से विंडवार्ड स्लोप का आप नाम सुने होंगे, विंडवार्ड स्लोप एंड लीवार्ड स्लोप, ठीक है। तो विंडवार्ड स्लोप होता है, जैसे ये माउंटेन है, इधर से विंड चल रही है, ठीक, तो विंड आती है तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, वो पहाड़ों के साथ टकरा के ऊपर जाती है, और ऊपर जाके एक तरह का ओरोग्राफिक रेनफॉल भी क्रिएट करती है। तो विंडवार्ड स्लोप जो होता है, दैट स्लोप्स फर्स्ट बियर्स द मैकेनिकल इंपैक्ट ऑफ विंड, सेकेंडली इट रिसीव्स हेवी रेनफॉल ड्यू टू ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल, आगे हम लोग पढ़ेंगे ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल, ये सब। तो इनका जो कंबाइंड इंपैक्ट होता है वो इंटेंस वेदरिंग होता है इस साइड में। वही जो अपोजिट साइड वाला है, ये क्या होता है, हार्ड रहता है, रेसिस्टेंट टू वेदरिंग होता है, क्योंकि यहां पे ऐसा कंडीशंस डेवलप नहीं हो रहा है। तो विंडवार्ड साइड ऑफ अ स्लोप इज हैविंग द फेवरेबल कंडीशंस फॉर वेदरिंग, एंड लीवार्ड साइड आर हैविंग द लेस फेवरेबल कंडीशंस। तो इसलिए विंडवार्ड साइड ज्यादा होता है। तो नेचर ऑफ स्लोप का क्या असर होता है वेदरिंग पे, आप समझ गए। नेक्स्ट हमारा आता है वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर कैसे जो है इंपैक्ट करता है वेदरिंग को। कभी भी डेंस वेजिटेशन कवर होगा ना, तो वो एक सील्ड का काम करता है रॉक्स के ऊपर। डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन जब ज्यादा होगी तो रॉक्स जो है डायरेक्ट जो है इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आएगा। बारिश भी अगर उसके ऊपर होगी तो पहले पत्तों पे होगी, पहले पेड़ों पे हो गई, और वहां से धीरे से वो जाके रॉक पे गिरती है। तो इंपैक्ट जो है ना वो घट जाता है, चाहे विंड का हो या रेनफॉल का हो या डायरेक्ट हीट का हो। तो इन सारे कंडीशंस में वेजिटेशन कवर एक्ट्स एज अ शील्ड ओवर द रॉक्स। सो डेंसर इज द वेजिटेशन कवर, लेस प्रोन टू वेदरिंग। मतलब जितना ज्यादा डेंसिटी होगा वेजिटेशन का, वेदरिंग के चांसेस उतने कम होंगे, राइट। तो इस तरह से होता है। प्लस कुछ जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स जो है खुद ही वेदरिंग करते हैं, यानी कि वेजिटेशन जो है एक तरह से वेदरिंग को बचाता भी है, और सर्टेन वेजिटेशन जो होता है वेदरिंग को प्रमोट भी करता है, लाइक द वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स के रूट जो है काफी अंदर जमीन में डेंसिटी डेंस होते हैं, और मोटे मोटे रूट्स होते हैं जो रॉक्स को में क्रैक्स डेवलप कर देते हैं, और उसकी वजह से रॉक्स जो है टूट जाता है। आप देखे होंगे घरों में जो कोई पेड़ जम जाता है तो उसको तुरंत सबसे पहले हम उखाड़ के फेंकते हैं। वाई? बिकॉज क्योंकि हमें पता होता है कि उसकी रूट्स जो है हमारे दीवालों में
पत्थरों में, न्यू में अंदर जाके और वहां पे खोखला कर देगी, वेदरिंग क्रिएट कर देगी वहां पे, जिसकी वजह से कि कमजोर हो जाएगा घर। तो इसलिए लोग सबसे पहले उसको उखाड़ देते हैं। तो वेजिटेशन का एक ये भी है। लास्ट जो है टाइम, मतलब कोई भी सरफेस अगर ज्यादा टाइम तक एक्सपोज्ड रहेगा इन्वायरमेंट को तो उसकी ज्यादा वेदरिंग होगी इन कंपेरिजन टू। तो इसीलिए जितने भी पुराने माउंटेन्स होते हैं ना वो वेदर्ड होके एकदम छोटे हो जाते हैं, इरोजन होके। अब अरावली को ले लो और कंपेयर करो हिमालय से। हिमालय के हाइट कितनी ऊंची है तो 6000 मीटर तक है, 6 किलोमीटर तक हाइट है। अरावली की कितनी है तो 900 मीटर हाइट है, 1200 मीटर हाइट है। तो ये जो हाइट है ये क्यों है? क्योंकि अरावली बहुत पुराना माउंटेन है। इट हैज बियर द रेथ ऑफ टाइम, अ लॉन्ग टाइम, एंड सो द इंटायर अरावली हैज बीन वेदर्ड, इरोडेड एंड मतलब रेसिडेड। तो इस तरह से ये जो आता है टाइम जो है एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना समय के लिए सरफेस एक्सपोज्ड रहेगा उतना ज्यादा वेदरिंग होगा। सो दिस आर द फैक्टर्स कंट्रोलिंग वेदरिंग, राइट। अब नेक्स्ट जो हम इसमें बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ वेदरिंग की बात करेंगे कि वेदरिंग कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, देखो वेदरिंग जैसे हमने शुरू में ही बताया है कि वेदरिंग जो है बोलते हैं किसको? फिजिकल डिसइंटीग्रेशन को और केमिकल डिकम्पोजिशन को रॉक्स के। तो यहीं पे आपको टाइप जो है वो डिफरेंस हो जा रहा है। जो वेदरिंग के टाइप्स होता है, सबसे पहले एक फिजिकल होगा, फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग जो होता है वो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स को बोलते हैं। रॉक्स छोटे छोटे कण में टूट गया मगर रॉक्स की जो कंपोजिशन है वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है। केवल रॉक्स के क्या है, आप साइज में चेंज आ रहा है। बड़े रॉक्स थे वो टूट टूट के छोटे हो गए या उनके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, बट देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। तो सच काइंड ऑफ वेदरिंग इज कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग, जिसमें स्मॉल फ्रेगमेंट्स में हो जाते हैं विदाउट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ द रॉक होता है, फिजिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक्स होता है, वो भी कई तरीके से होता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। हर रॉक्स जो है अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। किसी किसी रॉक्स में जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जॉइंट्स फॉर्मेशन होता है। किसी किसी रॉक्स में देखोगे तो लेयर बने होते हैं, लेयर्स में होते हैं वो लोग, राइट, या सेडिमेंट्स को के लिथिफिकेशन से बने होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक द फिजिकल वेदरिंग कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मतलब कि डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है तो कई तरीके से हो रहा है। जैसे एक होता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, एक होता है ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन, एक होता है एक्सफोलिएशन, एक होता है कंजेलीफ्रैक्शन। ये सब जो है टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग है। फिजिकल वेदरिंग में भी कई टाइप्स के होते हैं। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो रॉक्स जो होते हैं वो बड़े बड़े ब्लॉक्स में टूटते हैं, राइट। रॉक्स के बड़े बड़े ब्लॉक्स में ऐसे टूट जाते हैं। तो ये जो है इनको बोलते हैं हम ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन किस तरह के स्ट्रक्चर में होगा? जिसमें कि ज्वाइंट्स होंगे, क्रिस्टलाइन रॉक्स होंगे। तो ज्वाइंट्स होंगे तो उसी ज्वाइंट्स पे जोड़ पड़ेगा कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से, थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन की वजह से, और धीरे धीरे ब्लॉक्स अलग अलग हो जाएंगे। तो ये ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होता है। जो सबसे ज्यादा किसमें होगा, किसमें ज्वाइंट्स होते हैं? ग्रेनाइटिक रॉक्स में। तो ग्रेनाइट वो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। पिक्चर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन का। ये देख लो आप ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन को। दिस इज ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। आपको पहाड़ों में बहुत ज्यादा दिखेगा कि बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो इस तरह के आपको दिखेंगे पहाड़ों में। ये क्या है एक्चुअली? ये एक बड़ा सा रॉक था, एक पहाड़ टाइप का था। ये बीच में टूट टूट के ऐसे ब्लॉक्स में अलग हो गए। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ठीक। ये ज्यादातर इग्नियस रॉक्स में होते हैं, ग्रेनाइटिक रॉक्स में होते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि छोटे छोटे ग्रेन से, एकदम माइनर ग्रेन से, सेडिमेंट से, अगर उसके लिथिफिकेशन से कोई रॉक बना है तो वो जब टूटेगा तो ऐसे 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 कण में टूट जाएगा, राइट। छोटे 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 कण में टूट जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। जब रॉक्स छोटे छोटे कण में टूट जाए, बिल्कुल अलग हो जाए, राइट, दिस इज कॉल्ड व्हाट? ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। ये ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। क्यों सेडिमेंट्री रॉक्स में ज्यादा ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन होता है? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स तो बने ही है ग्रेन से, छोटे छोटे ग्रेन्स के लिथिफिकेशन से। मैंने सेडिमेंट्री रॉक्स में पढ़ाया था ना, तो इसीलिए जैसे वो बना है वैसे ही अलग हो जाता है, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। तो दिस इज लाइक द ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन मोस्टली इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन देखो कैसे होगा। ये देखो पिक्चर को, कितने छोटे 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 कण में ये सब रॉक्स टूट रहे हैं,
राइट, बिकॉज दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ दिस रॉक्स। तो ये रॉक्स जो है ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। बहुत पहाड़ों में आपको दिखेगा ये ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन इस तरह के रॉक्स का। आप ये सब कभी हिल्स में जाओ तो आपको बहुत दिखेगा, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन काफी दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन कैसे होगा? एक्सफोलिएशन जो है ये भी क्रिस्टलाइन रॉक्स में होता है, क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी होता है। एक्सफोलिएशन में क्या होता है ना, जैसे प्याज का पत्ता पत्ता आप निकालते हो एक लेयर दूसरे लेयर, उसी तरह से रॉक्स के भी ऐसे ऐसे लेयर्स जो है अलग अलग हो जाते हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। अब ये रॉक्स जो है अलग अलग क्रिस्टल्स के बने होते हैं, तो वो धीरे 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 अपर सरफेस उसके नीचे वाला आता है, इसको एक्सफोलिएशन बोलते हैं, राइट। दिस इज एक्सफोलिएशन, मतलब कि वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन इन लेयर्स। लेयर्स में डिसइंटीग्रेशन होगा तो उसको हम एक्सफोलिएशन बोलेंगे। एग्जांपल देख लो एक्सफोलिएशन का, बहुत जगह देखोगे ना प्लेट्यूज पर खासकर कि इस तरह का आपको दिखेगा कि ऐसे अलग 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 छोटे छोटे प्लेट्स टाइप के निकल रहे हैं सब। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सफोलिएशन ऑफ रॉक्स। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग। कॉन्जेलीफ्रैक्शन, कॉन्जेलीफ्रैक्शन क्या होता है? कॉन्जेलीफ्रैक्शन एक तरह का ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ही है, ये अलग तरह का इसको नहीं बोल सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है ना कि कॉन्जेलीफ्रैक्शन जो होता है वो डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, तो जब पोर्स में, रॉक्स के पोर्स में वाटर चला जाए, ठीक है, तो रॉक्स के पोर्स में वाटर चला जाता है तो रॉक्स स्वेल करता है और स्वेल करके ब्लॉक्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ये आपको जनरली मिलेंगे कोल्ड क्लाइमेट्स में, वेरी कोल्ड क्लाइमेट्स। हायर लैटिट्यूड्स में जाओगे ना तो कॉन्जेलीफ्रैक्शन बहुत मिलेगा रॉक्स का। वहां क्या होता है कि रॉक्स जो है वो वाटर जो है रॉक्स के पोर्स में चले जाते हैं और धीरे धीरे वो स्वेल करता है, और स्वेल करने के बाद रॉक्स जो है ब्लॉक्स में टूट जाता है। तो दिस इज कॉन्जेलीफ्रैक्शन, ए स्पेशल काइंड ऑफ ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन व्हिच इज कॉज्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू फ्रॉस्ट काइंड ऑफ कंडीशन या फिर वाटर स्वेलिंग ऑफ रॉक्स। तो ये हो गया आपका फिजिकल वेदरिंग। अब हम बात करेंगे केमिकल वेदरिंग का। केमिकल वेदरिंग क्या होता है? सी केमिकल वेदरिंग जो होता है वो होता है केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू केमिकल रिएक्शंस। मतलब यहां पे एक केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, देयर शुड बी अ केमिकल रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन शुड चेंज द कंपोजिशन ऑफ द रॉक, राइट। तो देन इट विल बी कॉल्ड केमिकल वेदरिंग, ठीक है। अब ये भी कई तरह का होता है। अब ये रिएक्शन किस तरीके से होगा? जब वो किसी एजेंट के, रॉक किसी एजेंट के कांटेक्ट में आएगा। यानी कि अगर मान लो रॉक जो है सपोज वाटर है, गैसेस है, या फिर सपोज कोई और तरह की केमिकल है, इंजाइम्स है, जब भी रॉक्स उनके कांटेक्ट में आते हैं तो जो रॉक्स के मिनरल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं उनके साथ, और ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द मिनरल्स ऑफ रॉक्स विद द एजेंट्स दिस बिकम्स द केमिकल डिकम्पोजिशन। देयर इज अ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स एंड दैट इज कॉल्ड द केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग भी कई तरह का होता है। एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है कार्बोनेशन, एक होता है हाइड्रेशन। तो ऐसे में चार तरह के केमिकल वेदरिंग भी दिए होते हैं। एक्चुअली हाइड्रेशन इज नॉट अ केमिकल वेदरिंग, देयर इज नो एनी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्वड हियर, बट स्टिल वी कीप इट इन द केमिकल वेदरिंग पार्ट। बुक्स में भी दिए होते हैं, बट दैट इज नॉट अ केमिकल वेदरिंग, देयर इज नो एनी केमिकल रिएक्शन एसोसिएटेड विद द हाइड्रेशन। क्योंकि वाटर इन्वॉल्व है इसलिए हम इसको मान लेते हैं इसके अंदर। सॉल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल रॉक्स। कुछ रॉक्स जो होते हैं उनमें जो मिनरल्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, लिक्विड में आराम से क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि जो रॉक साल्ट्स हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स कंटेनिंग रॉक्स आर इजिली डिसॉल्व्ड इन द वाटर एंड इन दैट वे इट बिकम अ केमिकल वेदरिंग। तो सॉल्यूशन होता है क्या कि सॉल्युबल रॉक्स हो, सॉल्ट्स हो या मिनरल्स हो, वो रनिंग वाटर में डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे कार्बोनेट रॉक्स जो होते हैं, जो कैल्शियम रॉक्स होते हैं, लाइमस्टोन रॉक्स होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, वाटर उधर से गुजरता है तो उनको वाटर के साथ रिएक्ट करके और निकल लेते हैं वाटर के साथ। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन और केमिकल वेदरिंग काइंड ऑफ, मतलब सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग। दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी एक तरह का रिएक्शन होता है, मिनरल्स विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। जब रॉक्स के मिनरल्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करें और उसके बाद उनको रस्टिंग बोलते हैं,
तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, मतलब कि केमिकल कंपोजिशन में यहां भी चेंज आ जा रही है। क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन इन्वॉल्व है, किसके किसके बीच, तो मिनरल्स ऑफ द रॉक्स के बीच और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के बीच। और ऐसे जो है ये फेरस रॉक्स सबसे ज्यादा, खासकर मेटालिक रॉक्स, ये लोग का ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो ऐसे ये लोग बनते हैं। तो होता क्या है कि कोई भी आयरन कंटेनिंग रॉक है, वो जैसे ही ओपन इन्वायरमेंट में आता है, तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी है, इन्वायरमेंट में मॉइस्चर भी है, ये दोनों इसके ऊपर इंपैक्ट करते हैं और इसकी वजह से जो रॉक्स का जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। फेरस रॉक्स फेरिक रॉक्स में चेंज हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन ऑफ रॉक्स। उसी तरह नेक्स्ट होता है कार्बोनेशन ऑफ रॉक्स, जिसमें कि कार्बोनेट आयंस और बाई कार्बोनेट आयंस रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मिनरल्स ऑफ द रॉक्स के साथ। तो रॉक्स रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट आयंस एंड बाई कार्बोनेट आयंस विथ मिनरल्स ऑफ द रॉक्स इज कॉल्ड कार्बोनेशन। ये जो है कार्स्ट रीजन में होता है। जनरली कार्स्ट रीजन में आपको बात करूंगा अभी, अंडरग्राउंड वाटर वाला जो लैंडफॉर्म्स हम पढ़ेंगे तो उसमें हम कार्स्ट टोपोग्राफी की बात करेंगे। तो कार्स्ट टोपोग्राफी जो होती है ना, वो बनी होती है कौन से रॉक्स पे, तो लाइमस्टोन रॉक्स पे या डोलोमाइट पे। तो ये जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट होती है ना, तो ये लोग यहाँ पे इस तरह का रिएक्शन होता है रॉक मिनरल्स और कार्बोनेट आयंस में, और इसको कार्बोनेशन बोलते हैं। तो इस तरह का वहां आपको काफी कुछ मिलेगा वेदरिंग के लिए। फिर लास्ट होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन वही होता है रॉक्स जो है वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल करके डिसइंटीग्रेट कर लिए, तो ये हो जाता है हाइड्रेशन। लास्ट में हमने फिजिकल डिसइंटीग्रेशन वाले पार्ट में हमने कॉन्जेलिफ्रैक्शन का भी बात करी थी। कॉन्जेलिफ्रैक्शन कहां होता है, तो वो होता है कोल्ड क्लाइमेट्स में, जिसमें रॉक्स जो है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और वहां जाकर फ्रिज हो जाते हैं, और फ्रिज होने के बाद इनका वॉल्यूम बढ़ता है और उसकी वजह से रॉक्स टूट जाता है। तो दैट वाज कॉन्जेलिफ्रैक्शन। हाइड्रेशन जनरली क्या होता है, वो कोल्ड क्लाइमेट में ही नहीं, मतलब वार्म क्लाइमेट में भी हो सकता है, जिसमें कि वाटर को अब्जॉर्ब करके जो रॉक्स के पोर्स हैं, और ड्यू टू द प्रेशर, हाइड्रो प्रेशर, ये जो है रॉक्स टूट जाते हैं। तो दिस इज हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन कॉन्जेलिफ्रैक्शन में एक जरा सा का डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना। कॉन्जेलिफ्रैक्शन हमेशा हाई लेटीट्यूड्स वाले कोल्ड क्लाइमेट्स में होता है, हम वहां की बात करते हैं। वहां पे वाटर जो है आइस में चेंज होता है, यहां कोई जरूरी नहीं है कि वाटर आइस में चेंज हो, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल वेदरिंग, राइट। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग और बायोटिक वेदरिंग। सी, अगर हम रियल सेंस में बात करें तो दिस बायोटिक वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वेदरिंग, इट इज जस्ट फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग इटसेल्फ। बट द ओनली डिफरेंस इज कि हियर बायोटिक ऑर्गेनिजम्स आर द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। ये बस एक एजेंट्स का डिफरेंस है। वहां नॉन बायोटिक एजेंट्स थे, यहां बायोटिक एजेंट्स हैं। वहां भी फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग में आप देखोगे तो वाटर होगा, हीट होगा, विंड होगा, सन रेज होगा, यही सब जो है एजेंट्स थे वेदरिंग के, फिजिकल के, केमिकल के। लेकिन यहां जो है तीसरा तरह का हमने बायोटिक वेदरिंग देख रहे हैं। दिस इज नॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग फिजिकल और केमिकल ही होता है, लेकिन बुक्स में बायोटिक वेदरिंग भी एक तीसरा टाइप दिया होता है, क्योंकि ये स्पेशल काइंड ऑफ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग होता है। मतलब फिजिकल और केमिकल वेदरिंग दोनों होता है यहाँ पे। लेकिन यहां का फर्क क्या होता है कि बायोटिक ऑर्गेनिजम्स आर द एजेंट्स। यहां पे बायोकेमिकल रिएक्शन होता है या बायोफिजिकल प्रोसेस होता है। अगर कोई बायोटिक ऑर्गेनिजम्स फिजिकल डिसइंटीग्रेशन करे तो उसको बोलते हैं बायोफिजिकल प्रोसेस, और वो कोई केमिकल डिकम्पोजिशन करे तो उसको बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। तो बायोकेमिकल और बायोफिजिकल का डिफरेंस होता है। इसके अंदर तीन आते हैं, फ्लोरल वेदरिंग, फॉनल वेदरिंग, एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग। फ्लोरल वेदरिंग मतलब प्लांट्स द्वारा, प्लांट्स कैसे वेदरिंग को क्रिएट करते हैं, प्लांट्स किस तरह से वेदरिंग करते हैं, उनका जो रूट्स होता है वो वेदर करता है प्लांट्स के, राइट। तो फ्लोरल वेदरिंग होता है। फॉनल वेदरिंग मतलब कि ऑर्गेनिजम्स मतलब जो एनिमल्स होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स में भी दो होता है, एक होता है माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स, फॉनल वेदरिंग में भी एक माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स होता है, माइक्रोब्स, जो क्या करता है, ये किसी तरह का फिजिकल नहीं करता है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस करता है। माइक्रोब्स सिक्रीट करता है सर्टेन एंजाइम्स ओवर द रॉक्स, और उसके द्वारा रॉक्स का केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है माइक्रोब्स द्वारा, तो वो इसके अंदर आ जाता है। दूसरे बात इसमें और कौन कौन से आ जाते हैं, बायोफिजिकल वेदरिंग भी हो जाता है फॉनल वेदरिंग के अंदर। जैसे मान लो कि कोई आपका रोडेंट्स हैं, रोडेंट्स क्या करते हैं, रोडेंट्स जो है वेदरिंग क्रिएट करते हैं, रोडेंट्स, ठीक। उसके बाद बर्रोइंग एनिमल्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, ये सब जो है वेदरिंग को प्रमोट करता है, ठीक। उसी तरह से एनिमल्स हो गया, मतलब जो बड़े एनिमल्स हो गए, बिग एनिमल्स, ये सब भी क्या करते हैं, रॉक्स पे अपना इंपैक्ट की वजह से या सिक्रीट करके किसी भी तरह का अपना वेस्ट प्रोडक्ट
यूरिन, ठीक है। तो इस तरह से इसको वेदरिंग प्रोसेस को ये लोग बढ़ाते हैं। तो फॉनल वेदरिंग विल बी द वेदरिंग कॉज्ड बाय द वेरियस काइंड ऑफ एनिमल्स, फ्लोरल वेदरिंग इज द वेदरिंग कॉज्ड बाय द वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो ये फ्लोरल वेदरिंग, फॉनल वेदरिंग होता है। और लास्ट में होता है एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग, मतलब हम इंसान, हम जो वेदरिंग करते हैं उसको एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग बोलते हैं। इंसान के द्वारा जो वेदरिंग होता है वो एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग कहलाता है। तो दैट इज द वेरियस टाइप्स ऑफ बायोटिक वेदरिंग। तो आप फिजिकल वेदरिंग समझ गए, केमिकल वेदरिंग समझ गए, बायोटिक वेदरिंग समझ गए। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेदरिंग हम समझ गए, वेदरिंग क्या होता है समझ गए, कौन कौन से एजेंट्स ऑफ वेदरिंग होती है, कौन कौन सा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग होता है। अब अगला टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। मतलब वेदरिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, हाउ वेदरिंग इज इंपॉर्टेंट टू अस, हाउ इज वेदरिंग इज इंपॉर्टेंट टू मैनकाइंड, हमारे लिए कैसे ये इंपॉर्टेंट है वेदरिंग। देखो, वेदरिंग से बहुत सारे फायदे घाटे हैं हमें, कुछ फायदे भी हैं ऑफ कोर्स, कुछ घाटे भी हैं, ठीक है। बट ओवरऑल इसकी सिग्निफिकेंस की जब भी हम बात करते हैं तो हर चीज हमें देखना होता है, नॉट ओनली वनी बेनिफिट्स। केवल बेनिफिट की बात नहीं करते हैं सिग्निफिकेंस में, अगर ये हमारे लिए किसी तरह से नुकसानदेह है तो दैट इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। तो जब भी आप सिग्निफिकेंस की बात करें तो उसके बेनिफिट्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स दोनों की बात करें। बेनिफिट्स और लॉस जो उसकी वजह से होती है मैनकाइंड को, दोनों बात करनी है। अब बेनिफिट्स में से हमें क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। सॉइल फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत जरूरी है। सॉइल नहीं होगा तो वेजिटेशन नहीं होगा, प्लांट्स नहीं होंगे, तो फिर हमारा फूड सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा। तो ये soil formation is very important process for the existence of life on earth, and this soil formation, in this process, the first process that starts the formation of soil is weathering of rocks. पहले weathering of rocks होता है और उसके बाद ही उसी पे soil formation आगे होता है। तो इसलिए soil formation के लिए weathering का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसी तरह से sedimentation of rivers, अगर सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर्स, जो भी ये वेदरिंग होती है और लूजली कंसोलिडेटेड हो जाते हैं रॉक्स, फ्रैगमेंटेड हो जाते हैं, तो रिवर्स आसानी से इनको लेके बहा के चली जाती है। तो जो रिवर्स को सेडिमेंट्स मिलते हैं, अब रिवर्स का सेडिमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है आप आगे पढ़ेंगे कि जितने भी आप लैंडफॉर्म्स रिवर्स के द्वारा देख रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेडिमेंट्स। जितने भी फ्लड प्लेन्स बन रहे हैं, जितने भी आपको एलुवियल सॉइल बन रहा है, जितने भी डेल्टा प्लेन्स बन रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स व्हाई, बिकॉज रिवर्स हैव द सेडिमेंट्स। रिवर के पास सेडिमेंट्स है, जाके वो डिपोजिट करती है, तो उसकी वजह से सारा कुछ फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स होता है। तो ये सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर्स जो है क्यों होता है, क्योंकि रॉक्स की वेदरिंग होती है। रॉक्स अगर वेदर्ड नहीं हो, रॉक्स अगर हार्ड हो जैसा होता है, तो रिवर को शायद इतना ज्यादा सेडिमेंट्स लेकर नहीं आ पाएगी रिवर। तो चूंकि रॉक्स वेदर्ड होते हैं तो इजिली रिवर्स लेके आ जाती है। अब लैंडफॉर्म इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है, कोई भी लैंडफॉर्म इवोल्यूशन के लिए वेदरिंग बहुत जरूरी है, खासकर मॉडिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स के लिए। चलो इनिशियल अपलिफ्टमेंट तो इंडोजेनिक प्रोसेस ने कर दिया, लेकिन आगे जो उसका इरोजन होगा तो उस इरोजन के लिए वेदरिंग का होना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए लैंडफॉर्म इवोल्यूशन जो है एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है वेदरिंग का। उसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स डेल्टा थ्रू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, अभी हमने बात ही करी है कि सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर होगा इसलिए फ्लड प्लेन्स डेल्टा ये सब बनेंगे। पांचवा होता है इनरिचमेंट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं रॉक्स में पाए जाते हैं वो इनरिच नहीं होते हैं, वो ऐसे कंडीशन में होते हैं कि वी कैन नॉट यूज देम डायरेक्टली। वेदरिंग ऑफ रॉक्स है ना, मिनरल्स का इनरिचमेंट होता है, मिनरल्स की जो कंसंट्रेशन होता है रॉक्स में वो बढ़ता है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इजिली इनको यूज कर लेते हैं, इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ओर्स को। तो सो इनरिचमेंट ऑफ मिनरल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द वेदरिंग। वेदरिंग नहीं होगा तो इनरिचमेंट रॉक्स का, मिनरल्स का नहीं होगा रॉक्स में, तो हमारे लिए ये रिसोर्स की तरह काम नहीं करेंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कोई भी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना रॉक से अगर वेदरिंग नहीं होगा तो। और फिर हमारा वेदरिंग की वजह से लैंडस्लाइड्स या अदर मास मूवमेंट्स भी होते हैं। अब लैंडस्लाइड्स भी होता है वेदरिंग की वजह से, तो एक तरह से हमें एक डिजास्टर से भी मतलब कनेक्ट इसको कर सकते हो कि इट कैन पोज अ चैलेंज टू अस, वेदरिंग कैन पोज टू चैलेंज टू अस एज ए डिजास्टर इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लाइड्स। तो ये सब जो है वेरियस सिग्निफिकेंस हैं लैंडस्लाइड्स, सॉरी वेदरिंग के। तो ऑल दिस थिंग्स आर ऑल अबाउट द वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, कौन कौन सा टाइप्स होता है और क्या क्या सिग्निफिकेंसेस है, ये आप पूरे वेदरिंग के बारे में ध्यान रखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एक्सोजेनेटिक
फॉर्मेशंस, राइट। तो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस जो भी है, जितने भी उसमें मैकेनिज्म्स जितने भी होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता था? वेदरिंग होता था, और वेदरिंग के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो मैकेनिज्म होता है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में, वो होता है मास मूवमेंट। अब ये मास मूवमेंट क्या होता है? ठीक है, मास मूवमेंट बहुत जेनेरिक टर्म्स लग रहा है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर रही है तो मास मूवमेंट। बट इन जियोग्राफी, इन जियोलॉजी, दिस मास मूवमेंट इज नॉट एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ मूवमेंट होता है जो कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए, राइट। तो मास मूवमेंट को बैकवेस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक। तो ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पे। इस टर्म के बिना इस मास मूवमेंट को आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक। तो ये मास मूवमेंट होता है कि द मूवमेंट ऑफ रॉक मटेरियल्स अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, स्लोप की वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से ये गिरना चाहिए रॉक्स। अब देखो, वेदरिंग कैन नॉट बी ए प्रीरिक्विजिट ऑफ मास मूवमेंट। आप ये कंफ्यूज मत होना कि मास मूवमेंट के लिए जरूरी है कि पहले ये वेदर्ड हो और तभी ये नीचे जाएगा। अगर मान लो रॉक हार्ड है, रेसिस्टेंट है, वेदर्ड नहीं है, और इधर से ये जो है इतना रॉक का एक ब्लॉक जो है फिसल के नीचे चला जाए, तो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मास मूवमेंट। तो मास मूवमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वेदरिंग हो। यस, वेदरिंग प्रोमोट्स मास मूवमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वेदरिंग होता है तो मास मूवमेंट इजिली हो जाता है, लेकिन बिना विदाउट वेदरिंग भी मास मूवमेंट होता है। अनवेदर्ड रॉक्स कैन ऑल्सो अंडरगो मास मूवमेंट, खासकर लैंडस्लाइड्स जो होते हैं। अब कॉजेज ऑफ मास मूवमेंट, मास मूवमेंट होता किस कारण से है? अब इसमें तो हम वो बात कर नहीं सकते हैं कि रिवर्स जो है एक तरह से दूसरे जगह ले जाती है, विंड ले जाती है, क्योंकि फिर वो मास मूवमेंट नहीं हो जाता, फिर वो इरोजन के कैटेगरी में आ जाता है, राइट। मास मूवमेंट तभी होगा जब ग्रेविटी की ही केवल इन्फ्लुएंस होगा, बाकी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे लाने में। बाकी तो ऑलरेडी वाटर का तो इन्फ्लुएंस होता ही है बीच का फ्रिक्शन को घटाने में, राइट। तो मास मूवमेंट होता कब है? सबसे पहली बात तो मास मूवमेंट तब होता है जब बैलेंस गड़बड़ होता है। बैलेंस बिटवीन व्हाट? बैलेंस बिटवीन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द रेसिस्टेंस ऑफ रॉक्स। जैसे मान लो यहां पे रॉक्स है, एक रॉक्स के बीच में आपस में रेसिस्टेंस होता है जो ग्रेविटी फोर्स को बैलेंस करती है। मतलब यहां पे कोई अगर पत्थर है तो वो नहीं गिर रहा है इसलिए क्योंकि यहां पे तो ग्रेविटी फोर्स तो लग रही है, लेकिन इस पत्थर और इस पत्थर के बीच का जो रेसिस्टेंस है वो इतना ज्यादा है कि वो गिरने नहीं दे रहा है। अगर वही रेसिस्टेंस कम हो जाएगा ग्रेविटी से तो ये टंबल डाउन हो जाएगा और मास मूवमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि क्या क्या कॉजेज होते हैं मास मूवमेंट के, किन किन कारणों से मास मूवमेंट ज्यादा होता है। पहला होता है स्टिफनेस ऑफ स्लोप। स्लोप जितना स्टिफ होगा मास मूवमेंट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा स्टिफ स्लोप होगा तो फ्रिक्शन कम होगा और ये ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होगा, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? मास मूवमेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? जी साइन थीटा जानते हो ना, जी साइन थीटा, ये फोर्स लगता है। अब थीटा जो है एंगल है, साइन 0 इज इक्वल टू 0 और साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू वेरी करता है साइन थीटा का। तो जब जितना स्टिफ रखोगे तो जी साइन थीटा का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो फोर्स जो है ग्रेविटी का उतना ही ज्यादा होगा, राइट। ग्रेविटी फोर्स एक्चुअल में नीचे की तरफ लगती है ना, ये तो इसका एक कंपोनेंट है अगर आप फिजिक्स में पढ़े होंगे तो, ठीक। तो ये होता है उसी अकॉर्डिंग ये जो है फोर्स लगती है। तो जितनी स्टिफनेस होगी, थीटा की वैल्यू जितनी आप बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा वैल्यू ग्रेविटी का बढ़ेगा, ठीक। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का उतना ही वैल्यू बढ़ेगा तो उतना ही गिरने के चांसेस होंगे। दूसरा होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन ज्यादा होने से भी आपको क्या होता है? वह मास मूवमेंट होता है। अब यहां प्रेसिपिटेशन का मतलब ये नहीं होगा प्रेसिपिटेशन हुआ, पानी बहने लगा और पानी जो है रॉक को लेके जा रहा है और आप मान लोगे कि ये मास मूवमेंट हुआ। दिस इज नॉट मास मूवमेंट। मास मूवमेंट होता है कि वो ग्रेविटी के ही इन्फ्लुएंस में जाना चाहिए, लेकिन इसमें प्रेसिपिटेशन का क्या काम है? तो प्रेसिपिटेशन का काम होता है रॉक्स के बीच में फ्रिक्शन को घटाना, स्लिपरी बनाना। तो प्रेसिपिटेशन की वजह से क्या होता है ना कि रॉक्स का जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस टू डाउनफॉल, इसको कम करता है। उनके बीच का जो ग्राउंड होता है उसको स्लिपरी बना देता है, जिसकी वजह से कि इजिली मास मूवमेंट हो जाता है ग्रेविटी की वजह से। तो इसलिए प्रेसिपिटेशन इंक्रीज कॉजेस इंक्रीज इन द मास मूवमेंट। ओवरलोडिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो जाएंगे तो मास मूवमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि रॉक्स ओवरलोडेड हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि इनके बीच का जो फ्रिक्शन होगा उसको ये नहीं झेल पाएगा। mg की वैल्यू जो है ना बढ़ जाएगी, इसकी वेट बढ़ जाएगी और उस हिसाब से इसके फ्रिक्शन जो है नहीं झेल पाएंगे।
तो इसीलिए पहाड़ों पे स्लोप्स पे ना ज्यादा घर बनाने के लिए नहीं बोला जाता है कि एक्सेस अगर उसके ऊपर बर्डन हो जाएगा तो पूरा जो स्लोप होता है ना वो ले दे सब नीचे आ जाएगा। तो इसलिए सेटलमेंट जब भी करते हैं हिल्स में तो बहुत सोच समझ के करना होता है कि हमारा ओवरलोडिंग ऑफ रॉक्स ना हो जाए, जिसकी वजह से रॉक्स जो है स्लाइड ना कर जाए, मास मूवमेंट ना हो जाए। उसी तरह से होता है रिमूवल ऑफ मटेरियल्स और अनलोडिंग। कोई मटेरियल्स अगर रिमूव भी करते हो, अनलोडिंग भी कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी खासकर होता है मास मूवमेंट। कोई चीज ऑलरेडी इस पे दबा हुआ है तो उसकी वजह से जो है कॉम्पैक्ट है ये, इसको अगर हटा दोगे तो धीरे 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 नीचे आ जाएगा। उसी तरह से अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अर्थक्वेक की वजह से मास मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से ना डिसबैलेंस हो जाता है। जो एक जगह चीजों पे अड़ा हुआ है ना, वो शेकिंग की वजह से ना डिसबैलेंस होकर नीचे आ जाता है। तो अर्थक्वेक इज ए मेजर रीजन ऑफ मास मूवमेंट। बहुत सारे लैंडस्लाइड्स देखोगे अर्थक्वेक की वजह से होता है। लैंडस्लाइड इज व्हाट, इज अ काइंड ऑफ मास मूवमेंट। एक बड़े रॉक्स जो है चले आते हैं नीचे तो मास मूवमेंट हो गया। रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाइंड करके रखने के लिए रॉक्स को। अब वेजिटेशन जो है एक तो कि रॉक्स को बाइंड करके रखता है, इसके जो रूट्स होते हैं, और दूसरा डायरेक्ट इंपैक्ट होने से बचाता है, तो वेदरिंग से भी बचाता है। तो इस तरह से वेजिटेशन जो है अगर आप हटा दोगे कहीं पे तो मास मूवमेंट बढ़ जाएगा। और हिल्स में यही होता है, जैसे जैसे हम वेजिटेशन की डेंसिटी को घटा रहे हैं तो मास मूवमेंट वहां पे बढ़ता चला जा रहा है। तो दिस इज द रिमूवल ऑफ वेजिटेशन एंड मास मूवमेंट। अब जो नेक्स्ट जो है हम इसमें बात करेंगे मास मूवमेंट के टाइप्स की, कि कौन कौन से मास मूवमेंट के टाइप्स होते हैं। मास मूवमेंट भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो मेजरली हम देखते हैं मास मूवमेंट को वो बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ मूवमेंट हम देखते हैं। वैसे तो एक डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी होता है कि डायरेक्ट जो है वर्टिकली गिर रहा है कि लेटरली गिर रहा है, अलग अलग, कि डायगनली गिर रहा है कोई भी चीज, तो वो भी एक तरीका होता है। लेकिन अभी हम स्पीड ऑफ मूवमेंट के बेसिस पे मेनली मास मूवमेंट को हम ये करते हैं। और स्पीड ऑफ मूवमेंट में आप कर सकते हो स्लो मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट, और तीसरा होगा लैंडस्लाइड। एक्चुअली लैंडस्लाइड जो थर्ड होता है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वो थोड़ा सा और तेज होता है। जो रैपिड मूवमेंट होता है उससे तीसरा होता है, दिस विल बी द थर्ड, लैंडस्लाइड। तो मास मूवमेंट इज ऑफ थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ मूवमेंट। वन इज स्लो मूवमेंट, अनदर इज रैपिड मूवमेंट, थर्ड इज लैंडस्लाइड। अब स्लो मूवमेंट क्या होता है कि मूवमेंट इतना स्लो होगा कि आप नोटिस ही नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आप अभी देख रहे हो ना कि हाँ मूवमेंट कुछ हो रहा है, आपको नहीं होगा, वो धीरे 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 होता रहेगा। 10 दिन बाद देखोगे, 15 दिन बाद, 1 महीना, रोज रोज देख रहे हो, तब आपको हल्का सा नोटिस होगा कि हाँ यार ये रॉक तो यहाँ था, अब तो यहाँ दिख रहा है। तो ये जो है ना अननोटिसेबल होता है मूवमेंट। ये हिल्स में आपको बहुत ज्यादा दिखेगा मास मूवमेंट, जो कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत बार देखोगे ना कि ऐसे पोल जो है इस तरह से झुक गया है हिल्स पे। तो जो पोल्स झुक जाता है अपने वर्टिकल एक्सिस से, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द मास मूवमेंट, क्योंकि उसके नीचे का जो पूरा रीजन है मास है वही धीरे 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 नीचे आने लगा है। तो ये टाइम के साथ बहुत आपको हिल स्टेशन में दिखेंगे पोल्स जो ऐसे झुके हुए हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द मास मूवमेंट। अब मास मूवमेंट कई तरह का होता है, सोयल क्रीप होता है, रॉक क्रीप होता है, सोलिफ्लक्शन होता है, ठीक है। तो ये सोयल क्रीप, रॉक क्रीप, ये सब है धीरे 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 जो है मास मूवमेंट्स होते हैं। सोलिफ्लक्शन जो होता है वो बारिश की वजह से इनके बीच का जो है जो स्लिपरी हो जाता है ना, तो इसकी वजह से स्लिपरी हो जाने की वजह से धीरे धीरे नीचे जाते हैं, तो इनको सोलिफ्लक्शन बोलते हैं। ये जो होता है वेट मूवमेंट होता है, और ये दोनों ड्राई मूवमेंट होते हैं। ये ड्राई होते हैं और धीरे धीरे गिरते हैं, और ये जब वेट हो जाता है तो गिरने लगता है, तो इसको सोलिफ्लक्शन बोलते हैं। तो सॉइल क्रीप, रॉक क्रीप, ये सब जो होते हैं वही मास मूवमेंट होते हैं स्लो टाइप के। रैपिड टाइप के मास मूवमेंट क्या होंगे, जिसमें कि आप इजिली नोटिस कर लोगे इसको जाते हुए। ये खास कर ना मॉइस्ट क्लाइमेट्स में ज्यादा होता है। मॉइस्ट क्लाइमेट्स में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वहां जो है वाटर के बहाव के साथ आप देखोगे कि सारे जो मटेरियल्स हैं जो इकट्ठे हुए हैं वो सब गीले हो जाते हैं, और गीले होने के बाद स्लिपरी हो जाते हैं। और ऐसे कई बार देखोगे कि आप तेजी से जो है बह रहा है। अब इसमें जैसे आपको हो जाएगा अर्थ फ्लो, मड फ्लो, डेब्रिस, एवलांस, लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स भी एक बार रैपिड में भी हम इसको कई बार मान लेते हैं, और अलग से भी इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी जो फ्लो है ना वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसलिए अलग से इसको हम तीसरा टाइप्स भी कई बार मान लेते हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स होंगे रैपिड मूवमेंट के, वो अर्थ फ्लो होगा, मड फ्लो होगा, डेब्रिस, एवलांस। अर्थ फ्लो में क्या होता है ना कि रॉक्स के सेडिमेंट्स जो है फ्लो होते हैं वाटर के साथ, वो गीले होके और इनके बीच का स्लिपरी, बिल्कुल स्लिपरी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना वो पूरा एकदम लहर की तरह नीचे बहते चले जाते हैं, तो उनको अर्थ फ्लो बोलते हैं। मड फ्लो में क्या होता है कि मिट्टी ज्यादा होता है, इसमें दलदल टाइप का आपको मिट्टी जैसा दिखेगा,
कि वो हो रहा है। डेब्रिस एवलांस भी ऐसे होता है, बहुत तेजी से जो है अचानक से कहीं पे एक्यूमुलेटेड है डेब्रिस, सपोज मान लो ये माउंटेन है, यहाँ डेब्रिस एक्यूमुलेटेड है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि बहुत पानी वानी बारिश हो गई, तो इसकी वजह से ये स्लिपरी होके और पूरा एकदम बहने लगता है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेब्रिस एवलांस। और उसी तरह से लैंडस्लाइड्स होता है, ठीक, तो लैंडस्लाइड्स भी स्लोप्स पे होते हैं। अब लैंडस्लाइड्स को हम अलग से देख लेंगे थोड़ा डिटेल में। सी लैंडस्लाइड्स जो होता है वो रिलेटिवली रैपिड होता है और परसेप्टिबल मूवमेंट होता है, ठीक है, ये थोड़ा और रैपिड होता है लैंडस्लाइड, इसलिए इसको थर्ड टाइप भी बात कर लेते हैं। लैंडस्लाइड्स में स्लंपिंग, स्लाइडिंग और फॉलिंग होता है रॉक्स। पहली बात है कि ये जो होता है ड्राई होता है, ये वेट इसको पानी से नहीं होता है, रिलेटिवली रैपिड होता है और इन्वॉल्व रिलेटिवली ड्राई, मतलब ऐसा नहीं है कि वाटर बरसने से और गीला होने से बहने लगा, ठीक है, ये देखोगे कि बारिश नहीं हुई है, सब कुछ ड्राई है, लेकिन फिर भी जो है ये नीचे मतलब ये हो रहा है, टम्बल डाउन हो रहा है। अब लैंडस्लाइड्स में तीन चीज आप देख रहे हो, स्लंपिंग, स्लाइडिंग और फॉलिंग। स्लंपिंग, स्लाइडिंग, फॉलिंग क्या होता है? स्लंपिंग जब होता है ना तो उसमें जो है ऐसा रोटेशन होकर नीचे आता है, कोई भी चीज ऐसा रोटेट होकर नीचे आ रहा है, इसे ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, इस तरह से रोटेट होकर जब रॉक्स नीचे आते हैं, जिसको बोलते हैं इसे टम्बल डाउन, दिस इज कॉल्ड स्लंपिंग, ठीक। उसी तरह से होता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग में क्या होता है कि रोटेट नहीं हो रहे हैं, ये फिसल के आ रहे हैं, राइट। इसमें जो है स्लाइडिंग में जो होता है फिसल के आते हैं रॉक्स, ऐसे है, ये रॉक्स है यहाँ पे एक बड़ा सा, तो ये इधर जा रहा है तो फिसल फिसल के जा रहा है, ये टम्बलिंग नहीं हो रहा है इसका, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग। और एक होता है फॉलिंग ऑफ रॉक्स। फॉलिंग ऑफ रॉक्स जो होता है वो हाईली मतलब स्टिप जो माउंटेन्स होते हैं उस पे होता है, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है, एकदम नीचे आके सीधा गिर रहा है, ये जो है कांटेक्ट छोड़ देता है, ये स्लोप से जब कांटेक्ट छोड़ के सीधा नीचे आके गिरने लगे तो दिस इज कॉल्ड फॉलिंग ऑफ रॉक्स। बीच बीच में जो है कांटेक्ट करता है और ऐसे ऐसे गिरता है तो दिस इज कॉल्ड फॉलिंग ऑफ रॉक्स। ये नियर वर्टिकल फॉलिंग होता है। तो लैंडस्लाइड्स में तीनों टाइप के होते हैं, स्लंपिंग होता है, कभी कभी स्लाइडिंग होता है, फॉलिंग होता है। और ये जो लैंडस्लाइड में जो मूवमेंट ऑफ मास होता है वो कई बार बहुत बड़ा होता है, माने एक चट्टान, एक पहाड़ की तरह मूवमेंट जो है चल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्लंपिंग, स्लाइडिंग एंड फॉलिंग ऑफ रॉक्स। इन थ्री वेज लैंडस्लाइड्स कैन ऑकर। अब लैंडस्लाइड्स क्या होता है कि एक डिजास्टर की तरह होता है हमारे इंडिया में। हमारे हिमालयन रीजन्स में देखोगे तो बहुत लैंडस्लाइड्स होते हैं, वेस्टर्न घाट्स में होते हैं। तो लैंडस्लाइड्स को हम एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी जब हम बात करेंगे अपने, तो वहां पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे, डिजास्टर की बात करेंगे, तो वहां हम लैंडस्लाइड को अलग एज ए डिजास्टर हम देखेंगे कि क्या क्या कारण है लैंडस्लाइड के, कहां कहां रीजन्स होते हैं इंडिया में जहां लैंडस्लाइड होते हैं, क्या उसके इंपैक्ट्स हैं लैंडस्लाइड्स के, ये सारी चीजें जो है हम लैंडस्लाइड्स को डिटेल में देखेंगे। इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस डिटेल में नहीं कर रहे हैं, बस हमें याद होना चाहिए कि लैंडस्लाइड जो होता है वो रैपिड मूवमेंट का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा ज्यादा रैपिड होता है। तीन तरीके से होता है, स्लंपिंग, स्लाइडिंग एंड फॉलिंग ऑफ रॉक्स। स्लंपिंग कब होगा? जब ये रोटेशन होगा, इस पे ऐसे रोटेट करके गिरेगा तो ये स्लंपिंग होगा। स्लाइडिंग कब होगा? जब ये फिसलेगा इसके ऊपर वो स्लिप करेगा और इस तरह से गिरेगा। और फॉलिंग कब होगा? जब ये अपना ये छोड़ दे यहाँ पे और ऐसे नीचे गिरने लगे या डायरेक्ट सीधा वर्टिकली गिरने लगे। तो फॉलिंग जो है जनरली बड़े रॉक्स नहीं होते हैं, छोटे छोटे रॉक्स का फॉलिंग होता है। बड़े रॉक्स का मोस्टली सबसे जो बड़ा रॉक होगा उसका स्लाइडिंग होता है, उससे जो छोटा रॉक होगा उसका स्लंपिंग होगा, और सबसे छोटा रॉक होता है उसका फॉलिंग होता है। तो रॉक्स का क्या साइज है ना, इस पर भी डिपेंड करता है। बहुत बड़ा रॉक है माउंटेन साइज का, तो वो अब ऐसे नहीं गिर सकता है ना पूरा ऐसे नीचे, तो वो जो है जनरली क्या होता है, स्लिप करके गिरता है। उससे जो छोटा रॉक होता है, बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं, वो देखोगे कि आप जो ये होता है स्लोप होता है, उस पर ऐसे घूम घूम के टम्बल डाउन हो रहे हैं। और सबसे छोटे छोटे वाले जो होते हैं वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं अपना बेस को, अपने पाथ को, और हवा में ही नीचे गिरने लगते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फॉलिंग ऑफ रॉक्स। दिस ऑल आर कंसिडर्ड अंडर द लैंडस्लाइड्स। कोई दिक्कत? तो दैट वाज ऑल अबाउट द वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। तो हमने वेदरिंग और मास मूवमेंट को देख लिया। अब कल से हम जो है इरोजनल लैंडफॉर्म्स को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, कि कैसे इरोजन की वजह से लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं। अब वहां हमारे पास 5 एजेंट्स ऑफ इरोजन हमने देखा है, कौन कौन से? तो रिवर एक एजेंट ऑफ इरोजन होता है, उसके बाद विंड एक एजेंट ऑफ इरोजन होता है, उसके बाद हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है, सी वेव्स होता है, और ग्लेशियर्स होते हैं। तो ये पांचों एजेंट्स ऑफ इरोजन होते हैं, और इन पांचों के द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, कैसे बनते हैं,
ये सारी चीजें इरोजनल लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ये लोग इरोड भी करते हैं, डिपोजिट भी करते हैं। इरोड करते हैं तो उसको इरोजनल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, डिपोजिट करते हैं तो उसको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, एंड वी गो इन दैट वे। तो इस तरीके से हम पूरा कुछ देखेंगे, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल स्टार्ट विद द वेरियस लैंडफॉर्म्स formed by the exogenetic agents, right?